कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर के आए हैं EVS यानी पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि यूपी टेट, सी टेट और रेलवे, SSC वगैरह में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो हम उनके बारे में चर्चा करेंगे आज। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एग मार्क का संबंध है गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से, उत्पादन से। तो एग मार्क का मतलब होता है किसी भी चीज़ की क्वालिटी को चेक करना, मतलब एग मार्क का मतलब क्वालिटी को चेक करना, या फिर कह सकते हैं कि किसी चीज़ का लोगो एक तरह से। तो ये एग मार्क जो है संबंध किससे होता है? पैकेजिंग से नहीं हो सकता, संसाधन से भी नहीं है, उत्पादन से भी नहीं है। तो इसका हमारा सही जो उत्तर है वो गुणवत्ता से। एग मार्क का संबंध गुणवत्ता से होता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए बिना, तो क्या कहलाता है? कहने का मतलब यह है जो हमारा एक जीव है वो दूसरे को बिना प्रभावित करे उसका लाभ ले लेता है या लेता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका उसमें लिखा है खंडे में, परजीवी, सहभोजी, मृतोपजीवी या सहजीवी। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर होगा सहभोजी, यानी इसका बी ऑप्शन सही होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल क्या होगा? मतलब ये पूछ रहे हैं कि मोर का जो पोषण तल है वो क्या होगा। तो ऑप्शन पहला है प्राथमिक उपभोक्ता, और बी ऑप्शन है इसका अंतिम अपघटक, और सी ऑप्शन है इसका प्राथमिक अपघटक, और डी ऑप्शन है इसका खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। तो जो प्राथमिक उपभोक्ता हमारे वो होते हैं जो कि वनस्पतियां खाते हैं, और द्वितीय उपभोक्ता हमारे वो होते हैं जो कीड़े मकोड़े खाते हैं, और तृतीय उपभोक्ता वो होते हैं जो सब कुछ खाते हैं, मतलब सर्वाहारी होते हैं, वो हमारे तृतीय उपभोक्ता होते हैं। तो इसमें जो सांप को मोर का जो तल होगा वो खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होगा। तो इसका डी ऑप्शन सही उत्तर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? जो हमारा इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र है, उसकी सही डेफिनेशन क्या होगी? तो ऑप्शन ए में दिया है परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, मतलब परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय। दूसरा ऑप्शन है किसी स्थान का अजीवीय घटक, मतलब किसी भी स्थान का अजीवीय घटक। तीसरा ऑप्शन है इसका पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, मतलब ऐसा स्थान जहां हमारे जीव रहते हैं। ऑप्शन डी है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो इसका सही जो उत्तर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ विजन के लिए प्रयुक्त रसायन, मतलब जो हम आर्टिफिशियल वर्षा करते हैं, जैसा कि आपने फिल्मों में देखा होगा कि जो कृत्रिम वर्षा होती है उसके लिए इनमें से कौन सा यौगिक है जिससे हम वर्षा करा सकते हैं? सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम नाइट्रेट। तो जो हमारा कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त जो रसायन है वो है हमारा सिल्वर आयोडाइड। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? तो ऑप्शन ए हमारा हाथी, ऑप्शन बी सांप, ऑप्शन सी शेर, ऑप्शन डी बकरी। तो इसमें से हमें द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता देखना है कौन सा है। हाथी प्राथमिक श्रेणी का उपभोक्ता है, सांप हो सकता है, ऑप्शन सी शेर हमारा तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है, और बकरी भी हमारा द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सांप। सांप जो है हमारा द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा इसका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणियों को क्या कहते हैं? मतलब जो हमारे मृत जंतु होते हैं उन पर निर्वाह करने वाले, यानी उन पर निर्भर रहने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? पैरासाइट,
डिकम्पोजर, स्कैवेंजर या ओमनिवोर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो स्कैवेंजर होगा। जो मृत जंतुओं पर निर्भर करने वाले प्राणी हैं उन्हें हम स्कैवेंजर कहते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? मतलब जो पृथ्वी की साफ सफाई करने वाले जिसे हम कह सकते हैं अपमार्जक कौन है? तो ऑप्शन ए है हमारा जीवाणु या कवक, ऑप्शन बी है मृदा व जल, ऑप्शन सी है पशु, ऑप्शन डी पक्षी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही उत्तर होगा हमारा जीवाणु और कवक, ये हमारे पृथ्वी के अपमार्जक होते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे ज्यादा सांद्रण होता है? जो हमारा पर्यावरण है उसमें सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो देखिए ऑक्सीजन हमारे जो पर्यावरण है ऑक्सीजन की परसेंट है हमारी 20.95%, यानी लगभग 21% हम मान सकते हैं। कार्बन डाई है हमारी CO2 का मिश्रण है 0.03%, मतलब हमारे पर्यावरण में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है और 20.95% हमारी ऑक्सीजन है। बात करें हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन की परसेंट है 0.001%, मतलब हाइड्रोजन जो गैस है हमारी पर्यावरण में 0.001% है। अब बात करें नाइट्रोजन की तो नाइट्रोजन हमारे पर्यावरण में 78% है। तो सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस का सांद्रण हमारे पर्यावरण में नाइट्रोजन का है जो कि 78% है। अब इसका सही उत्तर डी ऑप्शन हो जाएगा, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं। तो पहले ऑप्शन में दिया है कम उपयोग, पुनः चक्रण या पुनः निर्माण। ऑप्शन बी पुनः उपयोग, पुनः संरचना, पुनः निर्माण। ऑप्शन सी कम उपयोग, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग। ऑप्शन डी कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः संरचना। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। ऑप्शन सी हमारा इज द राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन एक पर्यावरण समस्या नहीं है? अब हमारा क्वेश्चन आ गया नहीं वाला, तो इस क्वेश्चन के 3 ऑप्शन सही होंगे और एक ऑप्शन गलत होगा। तो गलत वाला ऑप्शन हमें देखना है कि कौन सा गलत ऑप्शन है, मतलब पर्यावरण समस्या नहीं है ये देखना है हमें। जल का विनाश, जल का संरक्षण, वनों की कटाई, भूमि अपरदन। तो क्वेश्चन नंबर 11 में जल का जो विनाश है, जल के विनाश से पर्यावरण ये कुछ समस्या नहीं होगी, और जल का संरक्षण ये हमारा जो है इसे पर्यावरण से समस्या हो जाएगी। वनों की कटाई भी नहीं है इसका और भूमि अपरदन भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वो जल का संरक्षण सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? मतलब इनमें से जो मानव पर्यावरण का कौन सा घटक नहीं है, ये भी नेगेटिव वाला क्वेश्चन है। तो इसके 3 ऑप्शन सही होंगे और एक ऑप्शन इसका गलत होगा। तो पहला ऑप्शन है भूमि, दूसरा धर्म और तीसरा समुदाय, चौथा परिवार। तो इसमें से ऐसा घटक देखना है जिससे मानव पर्यावरण का घटक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही उत्तर होगा वो धर्म होगा। धर्म जो है पर्यावरण का घटक नहीं है, बाकी हमारे भूमि भी है, समुदाय भी है, परिवार भी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। मतलब जो हमारा पारितंत्र है उसमें ऊर्जा का प्रथम स्रोत क्या हो सकता है? वनस्पति, सूर्य का प्रकाश, परमाणु ऊर्जा, भोजन, क्या हो सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा वो सूर्य का प्रकाश होगा, क्योंकि पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य का प्रकाश है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का बी ऑप्शन सही होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, निम्न में से
कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा पर्यावरण का घटक नहीं है? मानव, वायुमंडल, जलमंडल, सौरमंडल, इनमें से कौन सा सही होगा? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सौरमंडल, यानी डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। ये पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, पेड़ों की कटाई घटाती है, मतलब पेड़ों की जब कटाई होती है तो वो इनमें से क्या चीज घटाती है? वर्षा घटाती है, मृदा अपरदन घटाती है, भूस्खलन घटाती है, या ये सभी? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो उत्तर होगा वो डी होगा, क्योंकि पेड़ों की कटाई से वर्षा भी घटती है, मृदा अपरदन भी होता है, भूस्खलन भी होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, चिपको नारा पारिस्थितिकी की स्थायी अर्थव्यवस्था है किसने गढ़ा था, मतलब किसने लिखा था? ये जो क्वेश्चन है मतलब इसमें ये किसने लिखा था? तो पहला ऑप्शन है चांद प्रसाद भट्ट, दूसरा है सुंदरलाल बहुगुणा, तीसरा है श्याम प्रसाद बहुगुणा, और चौथा है बचनी देवी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो उत्तर है वो हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि उत्तराखंड के निवासी थे, और इन्होंने उत्तराखंड सरकार को 15 साल लगभग वहाँ के जो पेड़ थे उन्हें काटने नहीं दिया था, और एक चिपको आंदोलन नाम से उन्होंने एक मुहिम छेड़ी थी, जिसके तहत उन्होंने वहाँ के पेड़ पौधों को कटने से बचाया था। तो इसीलिए चिपको आंदोलन नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो उत्तर होगा वो बी ऑप्शन है, सुंदरलाल बहुगुणा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व, मतलब भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तापमान, आर्द्रता, पवन, या वृष्टि? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी वृष्टि। वृष्टि से क्या होता है, यहाँ की जो कृषि है वो प्रभावित हो जाती है। तापमान से भी नहीं होगी, आर्द्रता से भी नहीं होगी, पवन यानी हवा से भी नहीं होगी। तो वृष्टि एक ऐसी चीज है जो फसल को खराब कर देती है। तो इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, चंद्र ग्रहण होता है जब, मतलब चंद्र ग्रहण कब होता है? तो ऑप्शन ए है इसका, पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है, ये पहला ऑप्शन है। ऑप्शन बी, चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच होता है। ऑप्शन सी, सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच होता है। ऑप्शन डी, पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा सीधी रेखा में होते हैं। तो चंद्र ग्रहण होता है, तो इसका ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है, तब हमारा चंद्र ग्रहण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। सूर्य के सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है, या क्या कहते हैं? जो सूर्य की सबसे बाहरी परत होती है उसे क्या कहते हैं? स्थल मंडल, वर्णमंडल, प्रकाश मंडल, या कोरोना? तो सूर्य की जो बाहरी परत होती है उसे कहते हैं हम कोरोना, यानी क्वेश्चन नंबर 19 का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं? मतलब सूर्य का जो चमकीला भाग होता है उसे क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, या कोरोना? तो जो सूर्य का चमकीला भाग है उसे हम फोटोस्फीयर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का ए इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए। मतलब जो सबसे गर्म ग्रह हमारे सौरमंडल में, उस ग्रह का क्या नाम है? बुध, शुक्र, नेपच्यून, या मंगल? तो इनमें से बुध सबसे छोटा ग्रह है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी शुक्र। शुक्र जो है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का बी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौना ग्रह नहीं है? बौना ग्रह का मतलब होता है छोटा ग्रह नहीं है।
तो देखिए मंगल, मेक, प्लूटो, एरेस, ये जो मेक, प्लूटो, एरेस, ये तीनों ही ग्रह बौना ग्रह है। मंगल यहाँ बौना ग्रह नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22 का इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। किस ग्रह के अधिकतम उपग्रह हैं? मतलब ये जो हमें नीचे दिखाए गए 4 ऑप्शन, इनमें से कौन सा ग्रह ऐसा है जिसके सबसे ज्यादा उपग्रह हैं? बृहस्पति के हैं, पृथ्वी के हैं, वरुण के हैं, शनि के हैं। तो बृहस्पति जो है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे ज्यादा जो उपग्रह हैं वो बृहस्पति के हैं। इसके 67 उपग्रह हैं। और इस क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही उत्तर होगा वो हमारा बृहस्पति होगा। और इसमें क्या होता है, इसका 11.9 वर्ष में एक चक्कर पूरा कर लेता है बृहस्पति ग्रह। और इसका सबसे बड़ा जो ग्रह है उपग्रह बृहस्पति का, वो गैनीमीड ग्रह है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का ए ऑप्शन, यानी बृहस्पति। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इनमें से सबसे ठंडा कौन सा ग्रह है? मतलब सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? यूरेनस, शुक्र, वरुण, बृहस्पति। तो हमें इन चारों में देखना है सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन सी, वरुण। अब आता है क्वेश्चन नंबर 25। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? मतलब जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है उसमें सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 नवंबर को, 22 दिसंबर को, 22 मार्च को, या 22 जून को? तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर होगा हमारा वो ऑप्शन बी है हमारा। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। यह दिन होता है 10 घंटा 50 मिनट का और रात होती है हमारी 13 घंटा 50 मिनट की। तो उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर का जो दिन होता है वो सबसे छोटा होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 25 का बी इज द राइट आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है? ऑप्शन ए बलुआ पत्थर, ऑप्शन बी ग्रेनाइट, ऑप्शन सी संगमरमर, ऑप्शन डी चूना पत्थर। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा हमारा संगमरमर। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 27। भूकंप मापा जाता है? मतलब भूकंप को कौन से पैमाने में मापते हैं हम? तो पहला ऑप्शन है बोफोर्ड पैमाने में, डेसिबल में, या न्यूटन में, या रिएक्टर पैमाने में। डेसिबल में हम ध्वनि, आंसर होगा वो रिएक्टर पैमाने में नापेंगे हम। भूकंप की जो तीव्रता नापते हैं हम वो रिएक्टर पैमाने में नापते हैं भूकंप को। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 28। सुनामी का क्या कारण है? मतलब जो सुनामियां आती हैं उसका क्या कारण है? एक बहुत गर्म समुद्री धारा, मछलियों का बहुत बड़ा समूह, पिघलता हुआ ग्लेशियर, समुद्र तल में भूकंप। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर होगा वो समुद्र तल में भूकंप आने से सुनामी आती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन डी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 29। वायु दाब मापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? मतलब जो वायु का प्रेशर मापते हैं हम वो कौन से यंत्र से मापते हैं? बैरोमीटर से, थर्मामीटर से, सिस्मोग्राफ से, या हाइड्रोमीटर से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 29 का बैरोमीटर। बैरोमीटर से हम क्या नापेंगे? वायु का दाब नापेंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 30, अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 इस वीडियो का, इस लेक्चर का। तो अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थल मंडल में, जलमंडल में, वायुमंडल में, प्रकाश मंडल में। तो हमारे जो अधिकतर पौधे पाए जाते हैं वो स्थल मंडल में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए है, स्थल मंडल में अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो हेलो गाइस, हम इस चैनल के माध्यम से आपको सभी सब्जेक्ट की क्लासेस देंगे और सभी कंपटीशन एग्जाम की
अच्छे से तैयारी कराएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।